गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में जनाब आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में पुरसुकून जिंदगी कुदरत का सबसे बड़ा और कीमती तोहफा है हमारे लिए। और इस दुनिया में मौजूद अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे हमेशा खुशी ही नसीब हो और मुसीबत और तकलीफ उसके घर का दरवाजा भी ना खटखटाए, तो ऐसा मुमकिन होना मुश्किल ही है, क्योंकि जिंदगी खुशी और गम के नशेबो फराज से इबारत है और तकलीफ और खुशी का आपस में चोली दामन का साथ। लिहाजा ऐसी सोच आपकी जिंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी का सबब ही बनेगी, लेकिन हर हाल में अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना हमारी जिंदगी को चैन और सुकून से भर देता है। अगर इंसान खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और तकलीफ में मामला अल्लाह के सुपुर्द ही कर दे, तो उस पर सब्र करे, तो दोनों सूरतों में वो रज़ा इलाही का मुस्तहिक ठहरेगा और पुरसुकून जिंदगी उसका मुकद्दर ठहरेगी। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जितनी जिस्मानी सेहत हमारे लिए ज़रूरी होती है, उससे कहीं ज़्यादा अहम हमारी जहनी सेहत भी होती है। लेकिन मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ मुआशी, समाजी, घरेलू अमनो अमान और दीगर किस्म की परेशानियों के बायस कई तरह के जहनी आरज़ों में मुब्तला होते हैं। और अगर उन्हें तशखीस और इलाज और मुआलजे की बेहतर सहूलतें और खिदमात दस्तियाब ना हो, तो उनकी जो सूरत हाल है वो गंभीर हो जाती है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक नफ्सियाती अमराज और उनकी अलामात पोशीदा होती हैं, जो बीमारी को मजीद पेचीदा बना देती हैं। और अगर फैक्ट एंड फिगर्स की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान में हर तीसरा फर्द जो है वो जहनी आर्जे का इस वक्त शिकार है। लेकिन इन जहनी बीमारियों की शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। हर 25 में से एक बालिग फर्द को संगीन जहनी बीमारी यानी सीरियस मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है, जो कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने की सलाहियत को नुमाया तौर पर मुतासर कर सकती है। और इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ से जायद अफराद नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं। जहनी अमराज की वजूहात क्या होती हैं, कौन कौन से अमराज को जहनी अमराज की कैटेगरी में शुमाल किया जा सकता है और इन बीमारियों से बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीसा हबीब हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अनीसा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनीसा, आज हम बात करें जहनी सेहत का, किस तरह हम ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जहनी सेहत के हवाले से ज़्यादा आगाही नहीं है लोगों को कि जहनी सेहत का ख्याल किस तरह रखें। तो पहले बताइए कि जहनी सेहत से मुराद क्या है और इसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, जहनी सेहत, जहाँ सेहत की बात आ जाती है, उसका मतलब जैसे जिस्मानी सेहत होती है, जिस्मानी सेहत के लिए यानी उसको मेंटेन करने के लिए और रोज़मर्रा के मामलात में हमारी सेहत हमारा साथ दे और खुश उसलूबी के साथ या एक सही फिटनेस के साथ अपने रोज़मर्रा के काम करें, तो जो जहन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी ज़रा सा जहन में हम कहते हैं ना कीमियाई मादा ऊपर नीचे हो जाए या केमिकल इम्बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए, तो हमारी बॉडी फंक्शन करना छोड़ देती है। तो यहीं से अंदाज़ा कर ले कि ये मास्टर माइंड है। अगर ये मास्टर माइंड ठीक नहीं है, तो इसका भी कोई फिर इलाज जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये है जहनी सेहत। और आपने पूछा कि किस तरह से रख सकते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले मेरे से ये देखना ज़रूरी कि वजूहात क्या होती है। जब हमें वजह पता होती है ना, फिर हम उन्हीं वजहों पे काम करके बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं इन अर्लियर। जैसे अभी आपने बताया कि 3 में से 1 या 4 में से 1 बंदा जो है वो मुतासिर है, यानी 56% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रही है इसके साथ। और तकरीबन जो जहनी अमराज हैं वो 14 साल की उम्र से पहले या हद 24, अब इतना मतलब एज बैंड नीचे आ गया कि जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते ये किसी बड़ी उम्र में जाके होंगे या बड़ी उम्र के साथ जो स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो फिर होंगे, ये किसी भी उम्र में जाके आपको अटैक कर सकते हैं। और अब तो कुछ बीमारियां बच्चों में ऐसी आ गई हैं जो कि पैदाइश के बाद भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह। तो अगर कॉमन मेंटल इलनेस की अगर बात की जाए, तो कौन कौन से हैं जो हम लोग ज़्यादा लोगों में डायग्नोज करते हैं या उनमें पाए जाते हैं? अच्छा, देखिए, अब हम लोग 10 अक्टूबर को तो जैसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, हम लोग ग्रीन रिबन जो है लगाते हैं कि लोगों को पता चले, यहीं से अवेयरनेस का शुरू हो जाता है। लेकिन वो ग्रीन रिबन को लोगों को तक पहुंचाना ज़रूरी है कि ग्रीन रिबन एक्चुअली क्या प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक रिबन होता है, तो लोगों को पता चल जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर मानता है या इस तरह से है।
तो ग्रीन रिबन को इतना हमने अवेयर करना है कि लोगों को पता चले। अब पता चल गया, लेकिन अब मेंटल इलनेस है क्या, वो फिर सारी बात हम माहिर नफ्सियात पे या जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनके ऊपर आ जाती है। सबसे कॉमन जो इलनेस देखी जाती है वो डिप्रेशन, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा 36% ऑफ द पॉपुलेशन डिप्रेशन का लीडिंग कॉज भी है आने वाले, मतलब इन सब चीज़ों को लेके। फिर एंजाइटी है, यानी बेचैनी या वह की भी हम जो कहते हैं, घबराहट बेचैनी की बीमारी कहते हैं। फिर वहम और वसवसों की बीमारी है, जिसको हम अपनी ज़बान में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। यानी आपको वहम आता है फॉर एग्जांपल कि जगह गंदी है या ये जगह साफ़ नहीं है, या मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथों को जरासीम लग गया, तो हम बार बार हाथ धोते हैं। फिर मंशियात का इस्तेमाल आजकल बहुत कॉमन है, तो वो सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि ये कॉमन है और नज़र भी आती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, यानी बैठे बैठे एकदम घबराहट बेचैनी के हम कहते हैं झटके पड़ते हैं या दौरे पड़ते हैं ना, जिसमें सिम्टम्स आते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग समाजी सूरत हाल में जाने से डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, हमें बोरिंग समझेंगे। तो इस तरह की ये कॉमन बीमारियां जो कि हमारे इर्द गिर्द लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन डायग्नोज होते होते रह जाती हैं। अगर जैसे आपने बात की डिप्रेशन और एंजाइटी की, ये दोनों मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम लोग अपने इर्द गिर्द लोगों में देखते हैं कि हर दो में से एक बंदे को तो है ही है, वो या तो डिप्रेशन से गुजरा होता है या फिर एंजाइटी से। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन एक्चुअली होता है कि जब आपका मूड जो है, हम कहते हैं तकरीबन 6 महीने से या मुसलसल 2 हफ्तों से, डायग्नोज होने से पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल उदास रहता हो, या आपका रोज़मर्रा के काम जिनको आप पहले इंजॉय करते थे वो करने का दिल नहीं करता, चाहे वो घर के काम है, ऑफिशियल काम है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो एकेडमिक्स रिलेटेड या पढ़ाई से मुतल्लिक उनके काम है, ये सारी चीज़ें। फिर नींद में कमी या ज़्यादती हो जाना, भूख कम ज़्यादा लगना है, वेट में 5% कमी या 5% ज़्यादा हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत या फैसला करने की सलाहियत मुतासर होना, तवज्जो बरकरार ना होना, ऐसा लगना है कि जैसे मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या माजी में अगर कोई आपसे ऐसे कोई गलती होगी लेकिन वो इतनी मामूली है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उस टाइम वो गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर अगर ये अलामतें ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर खुदकुशी के सोचे आना या खुदकुशी अटेम्प्ट भी कर जाते हैं लोग, तो ये डिप्रेशन की अलामतें हैं। एंजाइटी चूँकि हम कहते हैं कि घबराहट और बेचैनी है, तो इसका जो ताल्लुक होता है वो ऐसे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ सही नहीं होगा या कुछ गलत हो जाएगा, कुछ खौफ की कैफियत है, और वो खौफ क्लियर नहीं है, वेग है, अभी क्लियर नहीं है। जैसे डर में होता है कि अभी पता है कि कोई चीज़ आके कर देगी, लेकिन एंजाइटी में वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं होती। अच्छा। तो उसको लेके इंसान पहले से ही परेशान होता है, और जब परेशान होता है तो हमारे एक आपके लिए ब्रेन का सिस्टम है जिसको ऑटोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है, जो कि हमें ख़तरे से मुकाबला कैसे करना है या फ़रार कैसे हासिल करनी है वो अलार्म एक्टिव कर देता है। ठीक है। तो क्योंकि अब ख़तरा जो है वो तो हकीकत में मौजूद नहीं है, तो वो अलार्म फेक तौर पे एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो बॉडी में फिर दिल की धड़कन तेज होना, सांस उखड़ उखड़ के आना, ट्रेम्बलिंग यानी कपकपाहट, शेकिंग, कह सकते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। और डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली अगर आम जबान में कहें कि माजी में कोई ऐसे उसमें ऐसे लगता है कि चीज़ें खो गई हैं, कोई कमी है ज़िंदगी में, लॉसेस को लेके है, परसीव्ड लॉसेस। ठीक है। और माजी और फ्यूचर में हम चले जाए तो वो एंजाइटी और इंसान को लगता है कि वो आने वाले जो मसला होगा उससे टैकल नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो सलाहियतें ही नहीं है, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है, और वो जो अलामतें हैं वो आती रहती हैं। तो आज के तेज़ रफ्तार दौर में हम देखते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और अगर इर्द गिर्द हम इस तरह के अलामात देख रहे हों किसी शख्स में, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो उसके साथ हैं या फैमिली या फ्रेंड्स हैं, उनको फिर क्या करना चाहिए, उन पर क्या जिम्मेदारी बनती है? अच्छा, अब ये है कि क्योंकि जब पेंडेमिक का आपको पता टाइम आया तो मेंटल हेल्थ इलनेस एक कलेक्टिव मसला बन गया सबके लिए। पहले तो पता होता था जो किसी को है, लेकिन जब ये एक अनसर्टन पीरियड आया और हम लोगों को देख रहे हैं कि हर कोई किसी ना किसी कोई स्ट्रेस से, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कोई टाइम लाइन से ये कब ख़त्म होगा, तो सबके लिए इशू बन गया। फिर इस दौरान में सोशल मीडिया का रोल ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ और आगे कि अब ये राइट टाइम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। और मेरे ख्याल से बहुत से माहिर नफ्सियात ने, चाहे साइकाइट्रिस्ट हैं, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी अपनी जगह पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि बाहर से ताल्लुक कट गया था और सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गया। तो इस प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया और अवेयरनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव रहा है। अब लोग हमें अप्रोच करते हैं, यानी वो समझ रहे हैं कि एजुकेशन इज़ पावर, अवेयरनेस एक एजुकेशन है, और आपको जितनी एजुकेशन मिलती है आप उतना पावरफुल होते जाते हैं, आप उतना स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये अवेयरनेस जो है ये आपके एटीट्यूड्स, बिलीफ, चीज़ों को बदलती है, चीज़ों के साथ जो स्टिग्मा अटैच हुआ है वो बदलती है।
किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसके घर में कोई बंदा है जिसको नफसियाती मसला, उसको कहा जाए पागल है, इसको बंद कर दो, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो अवेयरनेस इन चीज़ों को, ये बिलीव्स को जो है कम करता है। मतलब अब इतनी अवेयरनेस लोगों में हो गई है कि एक जो वो माइंडसेट था कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, हमने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना कि हमें लोग क्या कहेंगे तुम पागल हो, अब ये चीज़ें कम होना शुरू हुई है, वाकई कम होना, क्योंकि हम लोग डेली देख रहे हैं, हमारे पास डेली इवन छोटे छोटे मसलों के लिए भी अप्रोच करें। नींद का मसला, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पेरेंट्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एकदम से क्या हो जाता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है। और हम ये नहीं कहते कि यूजुअली हम कहते हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बिल्कुल। अब ज़रूरी नहीं हर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ही कोई स्ट्रेस आएगा या बहुत बड़ी ही कोई ट्रांजिशन आएगी तो फिर जी एकदम से बीमारी होगी। मेरे नज़दीक या जो लेटेस्ट रिसर्चेस कहती हैं वो रोज़मर्रा का छोटा छोटा स्ट्रेस है जो एकदम जाके कोई बड़ी चीज़ बनती है। तो वो जो छोटा छोटा स्ट्रेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अनीज़ा, अगर लोग अपने मसाइल को मसाइलिस्तान ना बनाएं तो क्या हम अपनी ज़हनी जो सुकून है या ज़हनी सेहत को हम लोग बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, इसका ना मैं एक अभी पिछले दिनों भी एक मॉडल के ज़रिए समझाना चाहूँगी आम ज़बान में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें। जैसे एक बाल्टी है और ऊपर से बारिश जब बरसती है तो बाल्टी में पानी गिरता है, ठीक है? तो वो जो बाल्टी है ना, वो आप ये समझे वो इंसानी जिस्म है, ठीक? और जब बारिश बरस रही है ऊपर से, वो सारी दुनिया जहान का वही जो मसले हैं ना, वो सारे वो हैं, फाइनेंशियल है, मैरिटल है, एकेडमिक्स है, जो भी मसले आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं वो सारा उसमें गिर रहे हैं। एक वक्त आता है वो बाल्टी के पानी बढ़ जाता है, बिल्कुल। यानी कि जो इंसान के अंदर एक स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब पानी बढ़ता है तो क्या पानी गिरता है बाल्टी से, तो वो जो चीज़ें गिर रही हैं वो एक्चुअली मेंटल इलनेस के साइंस और सिम्टम्स हैं, वो अलामतें हैं ज़हन। तो वो पानी ना गिरे यानी आपकी बर्दाश्त एक कायम रहे, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे बाल्टी में सुराख कर दें। तो जब वो सुराख हो जाएगा, पानी बाहर निकलता आएगा तो वक्त ही नहीं आएगा कि वो निकले। तो वो जो सुराख हैं वो एक्चुअली इंसान की वो कोपिंग स्ट्रेटजीज या आप कह लें कि मसलों को बेहतर तौर पे मैनेज करने की सलाहियतें हैं। तो आप अगर अपनी सलाहियतें बेहतर कर लेंगे तो वो इलनेस की तरफ जाने का, वो डिसऑर्डर एक बनने का जो है उससे पहले ही आप रोकथाम कर लेंगे। ठीक है। तो लोगों को चाहिए कि अपने अंदर एक कोपिंग स्ट्रेटजीज बेहतर करें। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में सिगरेट पीते हैं, फीमेल्स हैं वो खुद सर दर्द शुरू हो जाता है तो खुद मेडिसिन वगैरह ले लेती हैं, चाय के बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो वक्ती तौर पे तो चले रिलीफ मिल गया, आपके जहन में एक रिलीफ आ गया, लेकिन मसला तो वही है ना, वो तो नहीं सॉल्व हुआ। तो अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज प्रैक्टिकल बनाएं, मसलों को बेहतर करने की तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। लेकिन अगर लोगों से खुद नहीं हो रही ये चीज़ें, कोप नहीं कर पा रही इन चीज़ों से, तो अगर डॉक्टर्स की बात की जाए या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी के हवाले से अगर बात की जाए, तो उसके ज़रिए जो डॉक्टर किस तरह मरीज़ का जो इलाज कर सकते हैं? अच्छा, अगर मसला बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, सिवियरिटी का हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके रोज़मर्रा के काम, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी समाजी ज़िंदगी, आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी एकेडमिक्स बहुत मुतासिर हो रही हैं, आपकी नींद, सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, जो मनफी जज्बे या रवैये हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि वो रोज़मर्रा के कामों में इस हद तक मुदाखलत कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है। तो हम फिर कहते हैं कि अगर सिवियरिटी इस हद तक, तो पहले साइकियाट्रिस्ट से दवाई लेना ज़रूरी है, ताकि कहीं ये मसला आपके लिए ख़तरा ना बन जाए या आसपास लोगों के लिए सेल्फ हार्म की तरफ ना चले जाए, सुसाइड की तरफ ना चले जाए। तो पहले साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि मेडिकेशन जो है वो दिमाग के जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ उसको ठीक करती है। ठीक है। फिर जब वो चीज़ें ठीक होती है तो फिर उसे थेरेपिस्ट की बातें, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी लॉजिकल बातें करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमने बिल्डअप करनी होती है क्लाइंट के अंदर, कुछ स्किल्स बिल्डअप करनी, तो वो इस काबिल होगा हमारी वो चीज़ें समझने के, तो वो बेहतर तौर पे उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकेगा। ठीक है। तो हम लोग एज अ टीम काम करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसे जिसमें थेरेपी का रोल ज़्यादा होता है, और कुछ बीमारियां ऐसे जिसमें मेडिकेशन का ज़्यादा है, और कुछ ऐसे जिनमें दोनों मिल के हम टीम वर्क मिल के काम करते हैं। लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन क्या अनीज़ा, अगर किसी ख़ानदान में कोई डिप्रेशन है या फिर किसी पागलपन के वो उसको कह लें, तो क्या ये मौरूसी भी हो सकता है, आगे मुंतकिल हो सकता है? बिल्कुल मुंतकिल। अवामिल जो है 3 तरह के होते हैं, मरूसी भी होते हैं, फिर उसके बाद जहन के कीमियाई मादे आ जाते हैं, फिर हमारा साइकोलॉजिकल यानी कि स्ट्रेस आप कह लें, कोई सेपरेशन है, कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री है, कोई स्ट्रेस जो कि आपके इख्तियार में नहीं है और वो आपकी ज़िंदगी में आ गया वाक़या उठ के, वो है।
और एक दफ़ा अगर स्ट्रेस या कोई भी इस तरह का अमल हो जाए, उसके बाद जो आपकी मनफी सोचें बनती हैं, आप उन मनफी सोचों पे एक्ट आउट किस तरह से करते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जैसे एंजाइटी में अपने बचाव के लिए आप क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो हमने इन तीनों चीज़ों में देखना है। फिर कल्चर का रोल बहुत ज़्यादा है, जिसमें स्टिग्मा आ जाता है, या किस तरह से आपकी पॉवर्टी है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें किस तरह से आपके जो है उसको मुतासर करती हैं। तो बहुत सारे अवामिल हैं लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे साथ अनीसा हबीब मौजूद हैं। अनीसा, और इसको फिर किस तरह हम अगर मुस्तकिल तौर पर इन चीज़ों से हम लोगों ने जान छुड़वानी है, तो फिर क्या हमारा डाइट प्लान भी अच्छा होना चाहिए, हमारी जो डेली रूटीन में एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, एक्सरसाइज के थ्रू क्या हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये किसी को भी हो सकता है, ये नहीं है कि हर किसी के पीछे जेनेटिक फैक्टर ही है, कोई वाकई ही जीन्स में लेके आया है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हमने अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बेहतर रखनी है और शुरू से ही करनी है। उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारी बिल्कुल लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज, डाइट इंपॉर्टेंट है। आजकल सब लोग प्रोसेस्ड आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, जंक ज़्यादा खा रहे हैं, और फिर उसको डाइजेस्ट भी बेहतर तरीके से नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में प्लेयर हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी कैपेबल है कि वो खुद ये हार्मोन्स बना सकती है, तो आप क्यों मेडिसिन या इस तरह की चीज़ों के लिए जाते हैं, जब आप कंट्रोल उसको अपने हद पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ करें। एक्सरसाइज करने से नींद बेहतर होती है, तवज्जो बेहतर होती है, आपके जो मनफी इमोशंस होते हैं नेगेटिव, वो चैनलाइज हो जाते हैं पॉजिटिव इमोशंस में। आपको कैसे चंद कदम चलना है, बिल्कुल। अगर आपसे नहीं मसला हल हो रहा तो मसला हल करने के बेहतर तरीके सीखें। आप किसी से बात कर सकते, किसी से बात करें। अगर कोई आपसे बात करें तो आपसे सुनने वाला कान बन जाए। तो इतनी छोटी छोटी भी हम चीज़ें कर लें वो बेहतर है। टाइम मैनेजमेंट करें। अक्सर आपकी प्रायोरिटीज़ इतनी अच्छी सेट नहीं हुई होती, तो आपको नहीं पता होता कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है, तो जो काम नहीं ज़रूरी होता हम उस पर टाइम लगा देते हैं, और जो काम ज़रूरी होता है वो वहीं रह जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी कर लें तो मेरे से बहुत काफ़ी है। लिखने की आदत डालें अगर कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको अपना लें तो आप ये तमाम तर ज़हनी मसाइल हैं या अपनी ज़हनी सेहत को आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अनीसा हबीब हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अनीसा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, कि आप यहाँ पर आई हैं, और किस तरह हम ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं उस हवाले से हम लोगों ने जनाब ये एक सेगमेंट आप लोगों के लिए बनाया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो आपको पता है कि अक्टूबर का महीना जारी है और ये पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर इंतहाई खतरनाक मर्ज बनता जा रहा है और इसका शिकार बनने वाली खवातीन की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 110 और हर साल तकरीबन 40,000 खवातीन इस मूजी बीमारी से मौत का शिकार होती हैं, और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। हर 9वीं पाकिस्तानी औरत को ये बीमारी होने का खदशा लाहक है और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख खवातीन आने वाले दिनों में इसका निशाना भी बन सकती हैं। और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए पिंक रिबन के नाम से एक मुहिम जारी है, जिसका आगाज पिंक रिबन नामी एक इदारे की जानिब से ही किया गया है। और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और इलाज के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस मोहलिक मर्ज से बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, पिंक रिबन छाती के सरतान से मुतालिक आगाही के लिए क्या क्या इकदाम उठा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमर आफ्ताब साहब हैं, CEO हैं पिंक रिबन इदारे के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल अलग। सर, कितने साल हो गए हैं आप जो ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो कैंपेन पिंक रिबन के नाम से चला रहे हैं, और इसको की जो कैप्शन आप लोगों ने शुरू किया है पिंक रिबन, मतलब ये कैंपेन को शुरू किए हुए कितना अरसा हो गया है और किस तरह ख्याल आया आपको? देखिए, ये अब तकरीबन 18वां साल है। अच्छा। 2004 में ये कैंपेन पाकिस्तान में शुरू हुई, और अगेन इसकी वजह ये है कि जो भी आपने स्टेटिस्टिक्स बताए, ये एक बड़ी हॉरेबल स्टेटिस्टिक्स है। ऑन दी अदर हैंड, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक वाहिद ऐसा कैंसर है जो अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है,
क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं वो सब एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है। बाकी जो भी कैंसर हैं उनके जो मतलब वो किसी एक्सटर्नल चीज़ से डायग्नोज नहीं होते, बट ब्रेस्ट कैंसर जो है इसके सिम्टम्स, क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल छाती के किसी हिस्से पे या बगल में कोई गिल्टी का बनना, छाती के ऊपर स्किन पे रैशेज आ जाना, स्किन पे डिम्पलिंग होनी या कोई डिस्चार्ज होना, तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली पता लग जाती हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा हैं। ठीक है। सो इस पूरी कैंपेन को रन करने का मकसद ये है कि अच्छा, ऑन दी अदर एंड अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तकरीबन कोई 70% जो ख़वातीन हैं वो 3rd स्टेज पे रिपोर्ट करती हैं। मतलब उनको पता चलता है? मतलब उनको पता चलता है, लेकिन उसको वो डिले करके और जब तक वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। अच्छा, अगर ये बिल्कुल अर्ली डायग्नोज करके डॉक्टर के पास जाया जाए तो मे बी सिंपल सर्जरी से या बहुत छोटे प्रोसीजर के साथ जो है इसका इलाज हो सकता है। लेकिन जू लेट होता है तो उसमें फिर ये है कि ये फैलता जाता है। बहुत सारे केसेस में दूसरी एक छाती से दूसरी छाती में फैल जाता है या जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। सो इस कैंपेन का जो पूरा मकसद इतने साल से रहा वो ये कि हम ख़वातीन को अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से जो है वो अवेयर करें। अच्छा, फिर अर्ली डायग्नोसिस जो है उसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है। एक ये है कि किसी भी खातून ने महीने में 1 दिन अपना खुद मुआयना करना, और इसके लिए हमारी वेबसाइट पे भी और भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी सिंपल एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको देख के तो ये पता लग सकता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना। फिर ये कि जो 30 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा किसी डॉक्टर से अपना मुआयना जो है वो करवा लें, और 40 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा मैमोग्राम जो है वो करवा लें। सो ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं डायग्नोसिस के लिए। तो इस कैंपेन का पूरा मकसद ये है कि हम ख़वातीन में, बच्चियों में ये शऊर जो है, ये जो अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे यहाँ पे, वो हम लोग पहुँचा सके। लेकिन अगर इस कैंपेन का सक्सेस रेट अगर मैं आपसे पूछूँ तो वो कितना रहा है कि ख़वातीन को कितनी अवेयरनेस अभी तक पहुँची है इस कैंपेन के जरिए? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 400% इजाफा हुआ है मैमोग्राम के यूज़ में पाकिस्तान में। यानी जिस वक्त ये कैंपेन का आगाज़ हुआ तो मैमोग्राम्स हार्डली यूज़ होते थे, बहुत कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, हार्डली मैमोग्राम्स यूज़ होते थे। और अगर हम इन 18 सालों में देखें तो तकरीबन कुछ 400% के करीब जो है वो मैमोग्राम जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। और अब रिलेटिवली जो ख़वातीन का डॉक्टर के पास जाने का जो रेशो है अर्ली सिम्टम्स के साथ, वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इजाफा हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा, इस सारी बात में बिल्कुल मतलब जैसे हम इतने साल से अवेयरनेस की बात कर रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर, अब इस साल जो इससे एक स्टेप आगे की बात जो अब पिंक रिबन कैंपेन अपने इस साल पिंक टूबर में बात कर रही है वो ये है प्रिवेंशन के ऊपर। ठीक है। क्योंकि एक अच्छी बात ये है कि मेडिकल साइंस ये बता रही है कि कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, 40% रिस्क को कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज से। ओके। और लाइफस्टाइल चेंज का मतलब क्या है कि जो खुराक है उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारी खुराक में जो भी आर्टिफिशियल केमिकल्स और ऐसी चीज़ें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनको कम किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। फिर आप अभी मेंटल हेल्थ की बात कर रही थी। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपकी बॉडी में बीमारियां जो हैं वो हमलावर होती हैं, और इसी तरह फिज़िकल एक्टिविटी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जो खुराक है उसको देखने की ज़रूरत है। और मतलब एक खुराक जो है बहुत अहम फैक्टर है इसमें। देखें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जूं अगर हम पिछले 20-25 साल में देखें, एक तो क्योंकि आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने की वजह से खुराक ज़्यादा और जल्दी लेने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल वेज जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। अब वो जो आर्टिफिशियल वेज यूज़ किए जा रहे हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं।
स्टीरॉइड जो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में कि जी वो जल्दी से चीज़ प्रोड्यूस हो, ज़्यादा प्रोड्यूस हो, वो बहुत सख्त नुकसानदेह हैं। फिर अभी जैसे FDA जो अमेरिका की जो अथॉरिटी है, उन्होंने बेतहाशा ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स जो हैं उनको बैन किया, जो कि प्रूवन है कि जो कैंसर कॉज करते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अभी भी वो चीज़ें जो हैं हमारी बहुत सारी चीज़ों में, खुराक में, वो अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो उसके ऊपर वो लिखी हुई हैं। तो मतलब हमें अपने तौर पे इसको देखने की ज़रूरत है कि वो जो हमारी जो दादी नानी वाला जो दौर की जो चीज़ें थी, आई थिंक कि हमें उसकी तरफ थोड़ा सा दोबारा नेचुरल चीज़ों की तरफ दोबारा से जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा, खालिस चीज़ों की तरफ। लेकिन वो खालिस चीज़ें ढूंढने से ही मिलेंगी, अब वैसे नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर अब पाकिस्तान में अगर ब्रेस्ट कैंसर की रेट देखा जाए, उनकी तादाद देखी जाए, तो आपको लगता है कि कितनी % जो है वो कम हुई है? मतलब सालाना कितने लोग इसका शिकार हो रहे हैं, कितनी खवातीन? तकरीबन 90,000 केसेस डायग्नोज होते हैं, और अगेन अभी भी ये वो केसेस हैं जो अंडर रिपोर्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ जो गाँव में खवातीन हैं वो तो हॉस्पिटल्स तक पहुँच ही नहीं सकती। अच्छा, हैविंग सेड दिस, जो एक चीज़ अलार्मिंग और पाकिस्तान में देखने में आ रही है वो ये है कि जो दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 ईयर्स है। ठीक है। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है। और हैविंग सेड दिस, हम पिछले 5 साल में देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जो यंग बच्चियां हैं, जैसे 18, 19, 20 साल की बच्चियां जो हैं, इनमें बड़ी तेज़ी से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि एक अनयूजुअल ट्रेंड है अगर हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें। तो ये एक, इसीलिए पिंक रिबन जो है वो एक बहुत एक्सटेंसिव यूथ प्रोग्राम रन करता है। हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं ताकि हम बच्चियों को अर्ली एज से ही जो है वो सिम्टम्स के बारे में जो है वो, और प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस दे सकें। तो क्या पाकिस्तान में सहूलियात मौजूद हैं कैंसर के इलाज के हवाले से? देखिए, ये फिर एक और चैलेंज है, क्योंकि बहरहाल कैंसर ट्रीटमेंट एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। बिल्कुल बहुत कम सेंटर्स हैं जो, अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें और फिर अगर हम आबादी की रेशो से देखें तो फिर तो बिल्कुल एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसीलिए प्रिवेंशन की ज़रूरत है और अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत है, ताकि उस स्टेज तक जाने की नौबत ही ना आए। हैविंग सेड दिस, पिंक रिबन पाकिस्तान में पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है लाहौर में। और वो हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह अभी हम अक्टूबर के महीने में जो उसकी OPD जो है इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और अगले 3-4 महीने में उसमें और फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी इंशाल्लाह होंगी। ये फ्री हॉस्पिटल है, ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और ये स्पेशलाइज सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। मतलब इधर कोई इलाज के लिए आएगा तो उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, हर चीज। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो पिंक रिबन इदारा है जो कैंपेन चला रहे हैं, सिर्फ लाहौर में ही या पूरे पाकिस्तान? नहीं जी, ये हमारी कैंपेन जो है ये नेशन वाइड है। हम पिछले 18 साल से पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा कॉलेज प्रोग्राम जो है वो कराची से पेशावर तक है। हर साल तकरीबन कोई 150 से 200 के करीब कॉलेजेस में जाते हैं। बहुत सारे और ऐसे इनिशिएटिव्स एडवोकेसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट के साथ इतने सालों में बहुत सारी हमारी इंगेजमेंट रही, जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू करवाए हमने गवर्नमेंट के साथ मिल के। जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है उसमें पिंक रिबन ने ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करवाया, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो गांव देहात की जो ख़वातीन हैं उन तक ये मैसेज पहुंच सके, और उनको एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस कम से कम जो है वो अवेलेबल हो सके। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ख़वातीन या लड़कियों को, जैसे आपने कहा कि अब उनमें ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो क्या उन्हें सालाना तौर पर अपना जो चेकअप वह कराना चाहिए इस हवाले से? ये देखें, वही कि एक 16 साल से ऊपर की बच्ची जो है उसको महीने में एक दिन अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना। ठीक है।
वो एक उसको एक रूटीन बनानी है कि हर महीने उसने एक दिन अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उससे ये होगा कि कोई भी चेंज फील होगी, कोई उसको लंप फील होगा, कोई टेक्सचर में कोई भी किसी तरह का भी कोई चेंज फील होगा तो फौरी तौर पे। अच्छा, एक चीज़ ये कि मतलब ये कि आजकल बच्चियों में फाइब्रॉइड के भी इश्यूज जो हैं, ब्रेस्ट फाइब्रॉइड के भी इश्यूज हैं, वो उसके लम्प्स जो हैं वो भी बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं बच्चियों में। लेकिन ये है कि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मतलब ये कि ये डॉक्टर को आप फैसला करने दें कि आया जो लंप है ये फाइब्रॉइड है या ये कैंसरस लंप है। और अगर फाइब्रॉइड भी है तो उसको भी फिर मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड भी बहुत ज़्यादा देर रहें तो वो भी किसी स्टेज पे जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या सर ये मौरूसी भी हो सकता है, मतलब अगर माँ को है तो ये बेटी तक मुंतकिल हो सकता है? जी, ये 100% नहीं है, लेकिन ये है कि जी बिल्कुल 5% जो रिस्क है वो जेनेटिकली रिस्क जो है वो इंक्रीज करता है, बट ओनली 5%। मतलब चांसेस हैं, बट लेकिन उसके लिए भी अब BRCA1 BRCA2 टेस्ट अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी वो हो रहा है। वो टेस्ट अगर आप करवा लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जीन्स में कोई ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो है पॉसिबिलिटी जो है वो, क्योंकि साइंस की तरक्की जो है उससे सो मतलब वो ये कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो BRCA1 BRCA2 करवा सकते हैं। उससे उनको काफ़ी हद तक जो है वो पता लग जाएगा कि उनमें प्रोबेबिलिटी कितने % है। मतलब ये वाला जो टेस्ट है ये किसी भी लैब से जाके करवा सकते हैं? मतलब लाहौर में अच्छी लैब्स जो हैं वो कर रही हैं बिल्कुल। ठीक है। इस हवाले से तो अगर ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो अगर सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ही ख़वातीन या हम लोग अपना चेंज कर लें तो हम इस मर्ज से बच सकते हैं? बिल्कुल जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज के दौर में, देखिए हमने कोविड में भी देखा कि इसमें लाइफस्टाइल की कितनी ज़्यादा बात हुई, इम्यून सिस्टम की बात हुई। तो ब्रेस्ट कैंसर में भी बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अपना जो लाइफस्टाइल है, ख़ास तौर पे जो अपनी खुराक है उसके अंदर बिल्कुल चेंज लानी पड़ेगी। कौन कौन सी मतलब खुराकें जो हैं, मतलब बाहर की जो खुराक है जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, जंक फूड वगैरह हो गया, इसको ख़त्म कर दें? देखिए बिल्कुल फिजी ड्रिंक्स जो हैं, अच्छा फिर ये कि देखें जो ऐसी चीज़ फॉर एग्जांपल चिकन, ऐसा चिकन जिसको स्टीरॉइड दिए जाते हैं जो जिसकी जल्दी ग्रोथ हो, ठीक है, वो नुकसानदेह है, क्योंकि जो ये जो स्टीरॉइड हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं और फीमेल हेल्थ के लिए तो बेतहाशा नुकसानदेह। इसी तरह ऐसा दूध जिसके जानवर को स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा हो ताकि दूध ज़्यादा लिया जा सके, वो नुकसानदेह है। फिर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ खाने की जिस पे ये हो गया जी ये 1 महीना ख़राब नहीं हो रही, वो प्रिजर्वेटिव जो हैं वो सख्त नुकसानदेह हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो नुकसानदेह है। अच्छा, ये जो वाइट शुगर जिस फॉर्म में हम इस वक्त खा रहे हैं, अगर किसी इंसान के जिस्म में कैंसर सेल्स हैं तो ये जो वाइट शुगर है ये आप ऐसे समझें कि ये फर्टिलाइज़र का काम करती है और कैंसर की ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देती है। ओके। सो देखें ये वही वाली बात है कि पिछले 20-25 साल में जो भी चीज़ें आर्टिफिशियली डेवलप हुई वो सब आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो आज ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गई हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल का इतना पार्ट बन गई हैं कि उनको अवॉइड करना जो है वो इस वक्त एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। उमर आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO हैं पिंक रिबन ऑर्गेनाइजेशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इसके बारे में हमें आप लोगों ने इंफॉर्मेशन पहुँचाई। जिस तरह मैंने भी पिंक रिबन लगाया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अक्टूबर का महीना हम लोग मनाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम भी इसमें थोड़ा सा किरदार जो अपना निभा रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचाई जाए ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जिस तरह सर भी हमें बता रहे थे कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, मॉडिफाई करके हम लोग इस मर्ज से बहुत हद तक बच सकते हैं। और दूसरा कि आप लोगों ने जो ख़वातीन है महीने में एक दफ़ा अपना सेल्फ एग्जामिन खुद
करना है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो डॉक्टर से भी रुजू ज़रूर करिएगा। जनाब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ये सेगमेंट है हमारा राइजिंग टैलेंट और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों से। और हॉर्स राइडिंग या जिसे घुड़सवारी कहा जाता है एक अच्छा खासा मुश्किल और ख़तरनाक काम है और इसमें महारत हासिल करने के लिए टैलेंट के साथ साथ हिम्मत और हौसले का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बासलाहियत नन्ही मुन्नी बच्ची से करवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र तो महज 7 साल है, लेकिन वो हॉर्स राइडिंग इतनी महारत के साथ करती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ना सिर्फ घुड़सवारी बल्कि मार्शल आर्ट्स और कराटे भी इंतहाई महारत के साथ खेलती हैं। इतनी कम उम्र में ऐसे मशगले कैसे कर लेती हैं वो, ये उन्हीं की ज़बानी हम लोगों ने जानना है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनाया नवीद डार है, कम उम्र हॉर्स राइडर हैं वो। अनाया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है आप? अनाया, हॉर्स राइडिंग कब से स्टार्ट की, किस एज में आपने स्टार्ट की? अभी तो आप 7 ईयर्स की हैं। 4 साल 4 साल की थी आप जब, तब से आपने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की। तो किसको देखकर स्टार्ट की? अपना शौक था या किसी को देखकर इंस्पायर हुई आप? बाबा और मेरा शौक। बाबा और आपका शौक था। तो हॉर्स से कभी डर नहीं लगा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मेरा खुद का शौक था तो डर। अच्छा, तो अब हॉर्स से दोस्ती होगी कि नहीं होगी? पहले नहीं थी, अब हो गई। अच्छा, पहले नहीं थी, अब हो गई आपकी उसके साथ दोस्ती। ठीक है, तो कैसे बनाती हैं आप उनको दोस्त, हमें भी बताइए। मतलब इतनी छोटी सी हैं, आपको उनके पास जाते हुए डर नहीं लगता कि मैं हाथ लगाऊंगी, मुझे कुछ कहे ना? क्या कहती हैं उनके पास जाके? कुछ उसके कान में बोलती हैं आप? नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ, बस एंड पे जब मैं उसे खाना खिलाती हूँ ना वो खुद ही मेरे साथ। अच्छा, आपकी तो हॉर्स के साथ दोस्ती है। अगर मैंने दोस्ती करनी है घोड़े के साथ तो किस तरह करूंगी, मुझे बताएं। क्या करना है मुझे उसके साथ? बस उसे मारना नहीं है बिला बिला। ओके। और उसे एंड पे खाना खिलाना है ताकि वो खुश हो। आप ठीक है, क्या खाना खिलाती हैं उसे आप? गुड़ और घास। अच्छा, अपने वाला खाना नहीं खिलाती? नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़े ऐसे वो नहीं खाते। वेरी गुड, ये तो पता है नाया को कि घोड़े वो नहीं खाते जो हम खाते हैं। तो नाया, ये जो कितनी देर आप प्रैक्टिस करती हैं हॉर्स राइडिंग की? मैं 7 बजे से 8 बजे तक। अच्छा, और पूरा दिन क्या करती हैं आप? पूरी रूटीन दिन की क्या होती है आपकी? पूरी रूटीन मेरी होती है कि मैं सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठ के मैं जाती हूँ अपनी बीजेजे की क्लास अटेंड करने। बीजेजे के बाद मैं वहाँ से सीधा चली जाती हूँ स्कूल। तो स्कूल से वापस आकर मेरे सामने होम ट्यूटर बैठे होते हैं, उनसे पढ़ के मैं सीधा हॉर्स राइडिंग चली जाती हूँ। ओके। फिर 6 बजे से नहीं 7 बजे से जो 8 बजे की मेरी रूटीन होती है उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपनी UFC की क्लास, मिक्स मार्शल आर्ट की क्लास अटेंड करने। फिर मैं घर आती हूँ और फिर सो जाती हूँ। अच्छा, इतना ज़्यादा काम करती हैं एक दिन में, थक नहीं जाती? नहीं थकती? अच्छा। थकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मैं नहीं करना। फिर भी कहती हैं कि मैं कर लूँ। मजा आता। आपको मजा आता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हॉर्स का कोई नाम रखा हुआ है आपने? क्या नाम है आपके हॉर्स का? ड्रैकेरस। ओह वाओ। तो क्या मतलब उसको क्या जब जाती हैं तो उसको पहले किस तरह प्यार करती हैं आप उसके साथ? जाती हूँ, उसके जो ये हेड होता है उसको ऐसे ऐसे करती हूँ। ठीक है। और जब वो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स पहन के करते हैं, ग्लव्स उतार के उसे नाक को हाथ लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे उसे पता चलता है कि ये कौन है। ओके, मतलब वो भी आपको पहचानता है। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 2 क्लास में पढ़ती हैं। ठीक है, तो आगे का कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है?
मुझे सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश ज़्यादा पसंद है। तो घर पर आती हैं तो थकी हुई होती हैं तो क्या मतलब घर पे आके बहनों भाइयों के साथ खेलने का टाइम मिल जाता है आपको? नहीं मिलता? खेलने का नहीं मिलता। मेरी बहन भी करती है बीजेजे। ओके, वो भी आपके साथ ही होती हैं? वो भी साथ ही होती है। तो मार्शल आर्ट्स में क्या सीख रही हैं आप, उसके हवाले से भी हमें बताइए। मार्शल आर्ट्स में मैं बॉक्सिंग सीख रही हूँ और किक बॉक्सिंग। वो कैसे करते हैं? मतलब अगर मैंने सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले तो उसके अपने मुंह पे हाथ रखे तो जाके जब दूसरा बंदा आपको पंच करे, हाँ, वो आप हाथ से बचाना। अच्छा, ठीक है। और फिर हमें एक पूरे 12 से भी ज़्यादा पंचेस होते हैं मेरे। मुझे अभी मैंने सिर्फ 10 तक पंचेस सीख लिया। ठीक है। 10 और 9 तो होती हैं किक्स, और बाकी सारे जितने भी 1 2 3 4 5 6 सारे पंचेस होते हैं। सारे पंचेस आपने सीख लिए हैं। और कितनी देर हो गई आपको मार्शल आर्ट्स करते हुए? मार्शल आर्ट्स 1 मंथ हुआ है, मतलब अभी अभी आपने स्टार्ट किया है। तो घर पर भी आके लड़ाई करती हैं किसी के साथ? घर पर आके प्रैक्टिस करती हूँ? नहीं, क्यों? मामा डांटती है? मैं वहीं पे ना अपने बाबा के साथ वहीं पे प्रैक्टिस कर लेती वहीं पे प्रैक्टिस कर। तो कभी घर में या बाहर दोस्तों के साथ कभी लड़ाई हुई हो और फिर आपने मार्शल आर्ट्स वाला जो वो मुक्का है या जो टेक्निक है वो अपनाई हो? अलीहा ने मुझे मारा है, मेरी बहन का नाम अलीहा, उसने मुझे मारा है। मैं उसे सिखाती हूँ, वो भी फिर मुझे उल्टा मार। अच्छा, उल्टा मारती हैं फिर आपको? तो खाती क्या है जिससे आप इतना स्ट्रांग हो रही हैं? इतना कुछ आप करती हैं डेली, क्या खाती हैं? पसंदीदा क्या डिश है आपकी जो रोज आपको मिले और आप खा लें? सैंडविच। सैंडविच? कौन सा सैंडविच? एग सैंडविच और वो शाम। तो क्या बड़े होके क्या बनना है आपने, क्या सोचा? फाइटर पायलट। फाइटर पायलट बनना है? अच्छा जी, मतलब हॉर्स राइडिंग भी आपने करनी है, मार्शल आर्ट्स भी करने हैं, आपने कराटे भी सीख रही हैं और आपने बड़े होके फाइटर पायलट भी बनना है। ठीक है, इतना कुछ एक साथ ही हमने कर लेना है अनाया। चले जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करने का बड़ा मज़ा आता है। अनाया नवीद डार हमारे साथ मौजूद थी, यंगेस्ट आप कह लें कि हॉर्स राइडर हैं। और अनाया, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई हैं और आपने हमें इतने मज़े की हमारे साथ बातें की है, चिट चैट की है। जनाब अनाया हमारे साथ मौजूद थी और उनसे हम बात कर रहे थे उनकी लाइफस्टाइल के हवाले से। जनाब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। माशरे की बेहतरी में पढ़े लिखे लोगों का आम लोगों के निस्बत जो है किरदार बहुत ज़्यादा अहम और कलीदी होता है, और अगर पढ़े लिखे लोग कानून भी जानते हों तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में मामला कुछ उलट ही नज़र आता है हमें। जो जितना पढ़ा लिखा है वो खुद को कानून से उतना ही बालातर समझता है। पाकिस्तानी वकला बरादरी माशरे का एक जिम्मेदार और अहम रुकन कह लें, लेकिन कुछ वकला काले कोट का सहारा लेकर ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से पूरे वकला बरादरी पर सवालात उठने लगते हैं। आए दिन हम देखते हैं कोर्ट कचहरियों में मारपीट होती है, जजेस साहिबान, पुलिस और साइलिन पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आते रहते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पेश आने वाला वाकया किसी से ढका छुपा नहीं है, सबने देखा वो वाकया। जब ऐसे वकला पर मुकदमात का इंदराज किया जाता है तो कानूनी खुशगाफियों का सहारा लेकर मुकदमात को कमजोर कर दिया जाता है या पकड़कर हड़तालों और अगर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि कोर्ट के अपने दफातर भी ऐसे वकला के शर से महफूज नहीं रहे हैं। और गुज़श्ता रोज नौजवान वकील फैसले के मुसद्दिका नकल थोड़ी ही ताखीर से मिलने पर आपे से बाहर हो गए और कलम उठाने के बजाय डंडा उठाया और कॉपी ब्रांच के तमाम शीशे तोड़ डाले।
मीडिया पर खबर चलने के बाद हाईकोर्ट की सिक्योरिटी ने वकील को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया और इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा, ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए वुकला तंजीमें क्या लायामल अपनाएंगी, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फरहान शहजाद साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और अशफाक आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। अशफाक, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूँगी कि पहले तो हमें इस वाक़े के हवाले से बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों वकील साहब इतने तैश में आ गए हैं? क्या बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादती हुई है उनके साथ जो उन्होंने कलम की बजाय डंडा उठा लिया कल? देखें, वकील के साथ तो ज़्यादती कभी भी नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि किसी जगह पर पुलिस ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की हो तो फिर उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जो कल वाला वाक़या हुआ है वो कोई ऐसा वाक़या नहीं था जिससे वकील साहब को गुस्सा आता। एक मुसद्दका कापी वकील साहब ने अप्लाई की थी, उसके लिए कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है और उसके बाद वो मुसद्दका कापी दे दी जाती है, चाहे वो वकील हो या हमसाइल हो। और उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ अरसा कबल ही ये नई इमारत तमीर की थी जहाँ पर जदीद सिस्टम लगाया गया, कंप्यूटर रखे गए और पूरा निज़ाम तब्दील किया गया ताकि वकला और साइलिन को आसानी हो सके। तो कल जब थोड़ी देर ही कापी लेट हुई मुसद्दका नकूल की तो फिर वकील साहब ने डंडा उठाया, और लेकिन यहाँ पर उन्होंने तो जो करना था वो किया, शीशे भी तोड़े, कानून हाथ में लिया। लेकिन इसका मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। अगर वो चाहते तो उन वकील साहब को रोक सकते थे, पकड़ सकते थे, पकड़ के साइड पे लेके जा सकते थे। हुआ ये कि जब वकील साहब को मुसद्दका कापी की नकूल नहीं मिली, तलख कलामी हुई अमले के साथ, फिर वो बाहर गए, उन्होंने वो डंडा उठा के अंदर लेकर आए। हालांकि सिक्योरिटी जो थी वो गेट पर मौजूद थी, तो डंडा लेकर जब आए तो इस दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार आता है और आके मिन्नत करता है कि सारा आप ये रहने दें, ऐसे ना करें। और वकील साहब कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वो सिक्योरिटी एहलकार आराम से पीछे हट जाता है, सारी इंतजामिया जो थी वो बाहर आ जाती है और फिर शीशे तोड़ना शुरू हो जाते हैं और पूरा उसको टाइम दिया जाता है और बेदरेक डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस दौरान ना तो सिक्योरिटी एहलकार आते हैं, ना कोई 15 पे कॉल चलती है। तो वकील साहब ने तो जो किया वो किया और कानून हाथ में लिया। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा करे तो उसको खुली छुट्टी दे दी जाएगी? तो सिक्योरिटी वाले फिर कहाँ थे? ये सिक्योरिटी पे भी एक सवाल निशान है, वकला बरादरी पे तो है ही है, सिक्योरिटी पे भी इस पर बात करेंगे। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने भी कल वाला वाकया देखा है, इससे पहले भी बेशतर वाकयात हुए हैं, तो इस पर अब पंजाब बार काउंसिल ने क्या एक्शन लेने का सोचा है, क्या फैसला किया है? क्योंकि वकला के डिसिप्लिन और लाइसेंस वगैरह का मामला जो है पंजाब बार ही देखता है। बहुत शुक्रिया मुनीबा। सबसे पहले तो ये जो वाक़या कल का रूनुमा हुआ बहुत शर्मनाक है, हम उसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं करते। पंजाब बार काउंसिल पूरे पाकिस्तान में 1,36,000 वकला की नुमाइंदा काउंसिल है। 126 बार एसोसिएशंस और तहसील बार एसोसिएशंस इसमें मौजूद हैं। और वक़्त के साथ साथ ये आज नहीं, पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से हमें एज ए नेशन हम में टेम्परामेंट की कमी आ चुकी है। सिर्फ एक वकला में नहीं, एक सेक्टर में नहीं, यहाँ पे भी चंद वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं, जिन्होंने उस्ताद को ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने कलम, किताब और कोड की प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने ही ज़ाती तौर पे इस एक इदारे को, इस फटर्निटी को ख़राब करने में, इसका इमेज तबाह करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। कतई तौर पे ये कभी भी नहीं हुआ कि आपको ऐसे वाक़यात रूनुमा हो और बार काउंसिल ने उस पर एक्शन ना लिया हो, लेकिन ऐसे अनासर 1 या 2% है। मैंने भी बार काउंसिल में आने के बाद इसको ऑब्ज़र्व किया तो चंद माह की हमारी कोशिशों से बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। कल पहली मरतबा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हम लाइसेंस मुअत्तली तक नहीं मौक़िफ़ रहे, हमने उसका परमानेंट कैंसिलेशन के लिए मूव कर दिया। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स पंजाब बार नहीं होते, उस ट्रिब्यूनल में एक जज हाई कोर्ट भी मौजूद होते हैं जिन्होंने ये फैसला करना होता है क्या इस वकील का लाइसेंस परमानेंट कैंसिल कर दिया जाए या नहीं। और ये भी जान के आपको हैरानगी होगी कि पिछले गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये ट्रिब्यूनल एक्टिव ही नहीं था। मैंने 31 जुलाई के बाद आने के बाद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से रिक्वेस्ट की, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने शफकत की और इस ट्रिब्यूनल को फ़ाल किया, जजेस का नाम दिया, हमने उनको ये केसेस रेफ़र किए कि ये तमाम वकला जो सस्पेंड किए गए हैं बराए मेहरबानी इनके परमानेंट कैंसिलेशन के लिए मूव करें, अदरवाइज़ वो फिर
उसी काले कोट के रूप में फिर लोगों के साथ मजीद ज्यादती करते हैं। और इस वकील के खिलाफ भी ये पहली कंप्लेंट नहीं, ऑलरेडी 4/9/2021 को इसका लाइसेंस पहले भी मंसूख हुआ, जिन्होंने कल ये एक्शन किया। जी बिल्कुल। माजिद जहांगीर साहब इससे पहले भी ये बेसिकली ये साहिवाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कमालिया बार की इनके पास ऑनरेरी मेंबरशिप है, लेकिन ये लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने पहले भी इस तरह के वाक़यात में ये मुलव्वस रहे और इनका किरदार इसी तरह का मशकूक पाया गया। लेकिन कल वही बात कि ये एक शर्मनाक वाक़या था, लेकिन दूसरा पहलू सिक्योरिटी इदारों पे भी सवालिया निशान, हाई कोर्ट की ब्रांच की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान। फिर एक और बात कि रजिस्ट्रार साहब को भी देखना है कि आया कि 20 तारीख की उसकी कॉपी अप्लाई की हुई 27 तक उसे क्यों नहीं मिली, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो वहाँ का प्रोसेस बेहतर क्यों नहीं किया गया। और ये नई ब्रांच बना देना या नई बिल्डिंग बना देना ये कभी भी हमारे रवैयों को दुरुस्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें भी चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। मैं थोड़ा सा मुझे मुकम्मल कर लेंगे। तो इसमें इसलिए बार काउंसिल ने इमीडिएट एक्शन करते हुए रजिस्ट्रार साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहे और अपने इसका फिर मुकम्मल करते हुए जो एक्शन है वो हमने रेफर किया ट्रिब्यूनल को। और इससे ज्यादा हमने पिछले 9 माह में 400 जाली वकला पे FIRs दर्ज करवाई, ठीक है। और 170 के लाइसेंस सस्पेंड करके हमने ट्रिब्यूनल को रेफर किए हुए। तो उन पे जब तक मजीद एक्शन नहीं होगा, आप उनको परमानेंट कैंसलेशन की तरफ नहीं जाएंगे, चंद लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, तब तक ये कोई भी इदारा भरपूर तरीके से काम नहीं कर सकता और बार और बेंच अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अशफाक, मतलब ये जो बार है, पंजाब काउंसिल है, इसकी जो सज़ा है वो कितना असर डालती है वकला पर अगर उनको सज़ा दी जाती है, आपको लगता है? क्योंकि इस तरह के वाक़यात हमने बेशतर देखे हैं उनके, अब तो कैंसलेशन हो रही है परमानेंट, पहले तो सस्पेंड कर दिया जाता था, उसके बाद भी वो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो जब ये फरहान शहजाद साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ और एक ही बात कही थी कि हर वकील जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी, हुआ वो इनके ग्रुप का हो या मुखालिफ ग्रुप का हो, तो इन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन जब फरहान शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि हमने 400 FIR दर्ज करवाई है जाली वकला पे, मुझे कोई एक वकील बता दें जिसका जाली डिग्री के केस में ट्रायल मुकम्मल हुआ हो, उसको सजा हुई हो, कोई एक बंदा बता दें। कोई एक बंदा बता दें जो कि जाली डिग्री के केस में जेल गया हो, कोई एक बंदा बता दें। आपने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। हाँ। मैं आपको उसकी एग्जांपल्स भी दे दूंगा जो जेल में भी मौजूद हैं, जो परमानेंट बेसिस पे पनिश भी किए गए, लेकिन हमारी अदालतों का भी कसूर है, जो नीचे लोअर जुडिशरी है। रिसेंट मैं थोड़ी सी भाई, अगर बार कौंसिल के साथ किसी ने फ्रॉड किया, बार कौंसिल में किसी ने फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाए, तो बार कौंसिल को उसकी भरपूर पैरवी करनी चाहिए ताकि, और उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई दोबारा बंदा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि मुकदमात दर्ज हो गए, बात खत्म हो गई, उसके बाद पता नहीं कब मुकदमा हुआ, कब नहीं हुआ, कब जमानत हुई, बाद में बंदा बरी हो जाता है और केस खत्म हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब कल का जो वाकया हुआ है, एक दिन कबल ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, पंजाब बार कौंसिल की एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी जिसमें वकला प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 30-35 सालों से तो वकला को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब क्या मसला हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि अब क्या मसला हुआ है, क्योंकि वकला ने कलम छोड़कर डंडे और सोटे उठा लिए। तो मेरी वकला से उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त है कि ये डंडे और सोटे छोड़ें और वापस कलम की तरफ आएं, तो फिर यकीनन इस एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले ही दिन ये वाकया हो जाता है। लेकिन उस तकरीब में फरहान शहजाद साहब, इनकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब, इन्होंने बिल्कुल इस बात का इतराफ़ भी किया और चीफ जस्टिस साहब को यकीन दहानी भी करवाई कि कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई ऐसा शख्स जो कलम छोड़ के डंडा उठाएगा, बार कौंसिल उसके साथ नहीं खड़ी होगी। तो कल के वाकये के बाद सबसे पहला जो एक्शन लिया गया वो पंजाब बार कौंसिल की जानिब से लिया गया। पहले ये नहीं होता था। पहले जब वाकया होता था तो बार कौंसिल या कोई भी जो उस वक्त के ओहदेदार थे वो ये कहते थे हम देखेंगे, कमेटी बिठाते हैं, करते हैं, ये कौन है बंदा, कहाँ से आया। इन्होंने फौरी तौर पर उस वकील के सारे फैक्ट इकट्ठे किए, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया और कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, पहले बार कौंसिल ने कार्रवाई की। तो मैं समझता हूं कि अगर बार कौंसिल इसी तरह से इतनी तेजी के साथ ऐसे लोग जो कानून हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखेगी तो ये रद्दअमल कम होगा। और खास तौर पर ये सारे का सारा जो क्रेडिट है जो फरहान शहजाद साहब और जो इनके सरबराह हैं एहसन भून साहब, आजम नज़ीर ताड़र साहब,
उन्होंने ये स्टेप लिया था कि वकला के अंदर एक भरपूर एहतसाब का निज़ाम कायम होना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए, क्योंकि ये बार रहेंगी, ये अदलिया रहेगी तो वकला रहेंगे। अगर वकला ही जजीज़ का एहतराम नहीं करेंगे या जजीज़ वकला का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा, फिर ये निज़ाम अदल नहीं चल सकेगा, हर कोई इस पर उंगली उठाएगा। तो उस दिन भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी ये कहा कि अगर वकला अदालतों से कुछ तवक्कुआत रखते हैं तो फिर अदालतें भी वकला से तवक्कुआत रखती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन एक दूसरे के एहतराम के साथ। तो अब जो फरहान शहजाद साहब जो कह रहे हैं कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आज उस मुल्जिम वकील जहांगीर ने आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना है और कल सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ने वहां जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि यार अगर आपको कोई मसला था तो हमें बताते। तो उसने वाजे कहा, उसने कहा मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने वाजे कहा था कि मुझे फलां तारीख को कॉपी नहीं मिलेगी तो मैं शीशे तोड़ दूंगा। लेकिन अशफाक अभी आपने बात की कि बार जो बेंच है वो लाजिम व मलजूम है, तो बार की तो हमने बात कर ली है, तो आप बेंच से क्या तवक्को रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस हवाले से? देखिए बेंच ने तो हमेशा बड़े भाई वाला काम किया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। जहां पर बार को कोई शिकवे शिकायत होते हैं ये वहां पर जाते हैं। कल भी चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, फरहान भाई ने भी कहा कि हमें कोई भी अगर मसला होता है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मुझे आकर बताएं क्या मसला है, कहां पर मसला है, मैं ठीक करने के लिए तैयार हूं और वकला को हर सहूलत देने के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त फरहान साहब से भी पूछ लेते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे कि बार ने तो अपना काम कर लिया, बेंच ने क्या करना है, क्या उम्मीद है उनसे? बेंच ने अपनी जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच, अपनी कॉपी ब्रांच, अपना जो स्टाफ है इसको बेहतर करना है, इसकी इंक्वायरी करनी है कि आया ये रूटीन के मैटर्स वहाँ पे क्यों होते हैं, वहाँ के जो एलमद हैं, जहाँ वहाँ के जो क्लर्क स्टाफ है, जो कॉपिंग ब्रांच में बैठे हैं, जो लीगल में बैठे हैं, वो कॉम्पिटेंट लोग हैं या नहीं है, या सिर्फ सिफारशी भर्तियाँ हैं और उसके बाद सिर्फ नई ब्रांच बना देने से आपकी कॉपी ब्रांच बेहतर नहीं हो गई। वहाँ का सिस्टम असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को देखना है और उन्हें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है और ट्रिब्यूनल को इमीडिएटली एक्टिव करते हुए उसमें फ़ैसले करने हैं। मैं मानता हूँ कि बार कौंसिल में कमियां कोताहियां रही होंगी, लेकिन हमने बात की आने के बाद कि जो काम हम कर रहे हैं अगर माजी में हुए हैं तो हमें बता दीजिएगा, आइंदा से जो हम करेंगे वो आपके सामने होंगे, कोई बात ढकी छुपी नहीं। इससे पहले अशफाक साहब ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे जिन पे FIRs हुई उनको क्यों वेवर मिल जाता था, वो एक गैर कानूनी अमल किया जाता रहा, 3 लाख रुपया लेके उन FIRs को विड्रॉ किया जाता रहा। बार कौंसिल में ये एक ट्रेडिशन थी, वो हमने आके बंद की और आइंदा से भी कोई ऐसा जाली वकील, जाली डिग्री या मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व होगा, बार कौंसिल किसी भी कंपनसेशन का उससे तकाजा नहीं है और कोई कंपनसेशन लेके उसको रिलीज नहीं करेगी। जाली डिग्री होल्डर को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचना होगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी रहेंगी और वो ताकि आइंदा आने वाले सालों में कोई भी शख्स ये दोबारा जुर्रत ना कर सके। इसका आपने जो एक एग्जाम्पलरी नमूना देखा वो मौजूदा पंजाब बार के इलेक्शन में देखा कि 14 लोग जिनके ऊपर जाली डिग्री की वजह से FIRs हुई, लेकिन आप नीचे देखें कि नीचे सेशन कोर्ट में ये ट्रायल करना और करवाना तो सेशन जज साहब का काम है, उसको चीफ जस्टिस साहब ने एक्सपेडाइट करवाना है। बार कौंसिल वहाँ जाके हर डेट पे पेश होती है, हर तारीख पे वहाँ पे जाती है, लेकिन आगे से उनको रिलीज कर दिया जाता है या उनको खुलेआम छोड़ा गया। अच्छा। जिन लोगों ने अपनी बेल पटिशंस विड्रॉ कर ली उनको पकड़ना बार कौंसिल का काम तो नहीं है, उनको पकड़ना पुलिस का काम है, कंसर्न जुडिशरी ने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ जब तक हर इदारा अपनी हदूदों कयूत में रहते हुए, अपने लिमिटेशंस में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा, तब तक ये वायलेंस की शिकायत आती रहेगी। जब A अगर गलती करता है तो B की भी वजह होती है, लेकिन इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा हम उसके एक्ट को किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर रहे, ना उसको हम कोई प्रमोट कर रहे हैं कि आइंदा से भी कोई ऐसा वाक़या हो। हम तो यंगस्टर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने शुरू किए, हमने उनकी तरबियत के प्रोग्राम शुरू किए। हमने चीफ जस्टिस साहब से यही किया, कहा कि हम वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज का प्रोग्राम वो कंप्यूटराइज्ड करने जा रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम करने जा रहे हैं, हम अपना सिक्योरिटी फीचर कार्ड इशू करने जा रहे हैं, हमने टैक्स डिपार्टमेंट में इसको एग्जेम्पशन इशू करवाया, हमने इसका बैंक प्रॉफिट पॉजिटिव किया, बार काउंसिल को एज ए इदारा बात की। किसी एक दिन में इन 2 माह में अगर आपको वाइस चेयरमैन या चेयरमैन एग्जीक्यूटिव का कोई एक गलत ऑर्डर भी नज़र आ जाए
तो मैं आपके सामने मीडिया पे बैठा हूँ, आप जब मर्जी मुझे बुला सकते हैं। आइंदा आने वाले टाइम में भी आपको मेरी ज़ात नहीं नज़र आएगी, इदारा के तौर पे नज़र आएगा, लेकिन मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से भी कि वो भी बतौर इदारा अपने हाई कोर्ट को देखें और उसकी जो कमियां कोताहियां हैं उसको पूरी करें, और नीचे जो लोअर जुडिशरी है उसको अपना काम करने की ताकीद करें, उनको बुलवाएं। वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसे लोग गलत काम कर रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि वकला डंडा उठा लें, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। जैसे इन्होंने कहा कि 400 FIRs में कोई बिहाइंड द बार नहीं गया, तो किसी एक सिविल जज को भी आज तक उसके ना काम करने पे, नाकामी पे कोई सरजनश नहीं की। सिर्फ ट्रांसफर कर देना क्या उसकी नाकामी है या क्या उसके काम ना करने को जस्टिफाई करता है? इसलिए हमें डिसिप्लिनरी एक्शन दोनों को लेना है, जितना वकला के खिलाफ उतना ही बेंच ने भी उस पर काम करना है। तो ही ये दोनों इदारा जो बार और बेंच का नाम दिया जाता है एक फैमिली की तरह, बड़े और छोटे भाई की तरह आगे काम बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मैं फरहान साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वकालत एक बड़ा ही सिविलाइज्ड या आप कह लें कि पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है, बाकी ममालिक में उसको एक बड़ी अच्छी हैसियत कह लें कि हासिल है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को किसी और डिग्री में अगर दाखिला नहीं मिलता तो वो वकालत में आ जाता है, वकील बन जाता है। यहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर हमारे पास काला कोट होगा तो हमें लाइसेंस मिल जाता है बदमाशी करने का। तो क्योंकि ये शोबा अब अपना जो तकद्दुस है वो खो रहा है, तो इसके हवाले से आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी है कि इसको हम लोगों ने इसी तरह सस्टेनेबल बनाना है? क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो वकालत की तालीम को पस्त कर रहे हैं? पिछले 20 सालों में 3 शिफ्ट्स में प्राइवेट लॉ कॉलेजेस ने, एकेडमीज ने, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ने घर बैठ के डिग्रीज बेची हैं, अवार्ड की है। आज भी हमने आते साथ जो 3 साला प्रोग्राम अभी भी लॉ में करवाया जा रहा था जो कि इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसमें जजमेंट 2018 से मौजूद है कि अब 5 साल का लॉ होगा, लैट और गैट का टेस्ट होगा। लेकिन आपको ये फिर सुन के हैरानगी होगी कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसी तरह की कुछ और यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, आज तक 3 साल के प्रोग्राम कंटिन्यू किए हुए और जाली डिग्री इशू किए हुए। तो ये काम HEC का, पाकिस्तान बार काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट का करने का। प्रोविंशियल बार काउंसिल्स इस पे एक्शन ज़रूर लिया, इंक्वायरी की। हमने रिसेंटली उन 25 वकला के भी लाइसेंस सस्पेंड किए जिन्होंने इन एकेडमीज को चला रहे थे, जो इस माफिया के साथ मिलके आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या HEC को अपना रोल प्ले नहीं करना? हम नाम लेके बता रहे हैं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मतलब आज ये यूनिवर्सिटीज आज भी डिग्रीज बेच रही हैं और उनके यहाँ पे मौजूद इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। ना FIA इस पे अपना इदारा काम कर रहा है, ना ही HEC अपना काम कर रहा है। तो हर जगह पे अगर आप लाइसेंस एक ऐसे शख्स को जो कि ग्रेजुएट भी नहीं है, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, इसी तरह फिर जो वकील तो माशरा खराब हुआ। अपने कलम छोड़ के डंडे उठाएंगे अगर इस तरह की प्रैक्टिस की जाएगी। फरहान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अशफाक आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जनाब वकालत के हवाले से कि कल जो एक वाक़या पेश आया है लाहौर में और उसकी बहुत मजम्मत भी की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जनाब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में हमें इस तरह के वाक़यात दोबारा होते हुए ना नजर आए। जनाब अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।